जिस तरीके से भारत के अंदर अग्निपथ स्कीम का विरोध चल रहा है कि भारत का जो युवा है वो सड़कों पर है, और लगभग पिछले एक हफ्ते से जब से इस स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है, लगभग बिहार के अंदर 700 करोड़ से ज़्यादा रेलवे की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। अब एक बात आप लोग सोच के देखो कि जो युवा भारत की सेवा करने के लिए भारत में सेना में जाना चाहता है, वही भारत की संपत्ति को नुकसान कर रहा है, तो क्या लगता है कि वो इंसान सेना के लायक है? तो ये सब तो आपने पढ़ लिया होगी किस तरीके से अग्निपथ स्कीम काम करेगी और कैसे सेना आपको एक आम इंसान से 4 साल के अंदर एक फौजी बनाएगी। तो लोगों को सिर्फ इसमें मोस्टली ये बात समझ में आई कि 4 साल बाद हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, सेना में तो परमानेंट होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी कि यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि युवाओं को सरहद पे भेजा जा रहा है शहीद होने के लिए, एनडीए गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सरकार जब भी कोई स्कीम लाती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप नुक्कड़ पे बैठे हो कहीं या फिर पनवाड़ी की दुकान पे बैठे हो तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई यार ये सेना ने करा, ये गलत किया है, या गवर्नमेंट ने किया, ये गलत किया है। बहुत बड़े बड़े IAS IPS बैठते हैं, उसके बाद बहुत बड़े विद्वान बैठते हैं, तब जाके हमसे भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो वो पागल तो है नहीं जो ये स्कीम लेके आएंगे, और इस स्कीम के ऊपर बहुत पहले से काम चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सेना है उसका लगभग 50% को जो डिफेंस का बजट है वो सिर्फ पेंशन में, अलाउंसेस में और उसके खाने पीने में, इन सब चीज़ों में जाता है। और हम एक तरफ ये चाहते हैं कि जो हमारी सेना है वो अच्छे से तरक्की करे। इसीलिए भारत की सिर्फ 2 ही कंपनी है आज तक जो एक्सपोर्ट करती हैं डिफेंस का सामान, जिसमें कि भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और अगर हमें अपनी सेना को आगे बढ़ाना है, डिजिटल करना है, अगर उसको ये करना है कि हमारे कम से कम सैनिक शहीद हों, हम लोग AI पे, रोबोटिक्स पे, इस सब चीज़ों पे, एडवांस सिस्टम पे शिफ्ट हों, तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो बजट है उसका कुछ % हिस्सा एडवांस होने पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इन सब चीज़ों पे लगाएं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ इजराइल का। इजराइल की 1 करोड़ आबादी है और वहाँ पे लगभग सबसे जो डिफेंस सिस्टम है उसका, वो अगर आप आयरन डोम, जो कि मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में सबसे ज़्यादा उठाया गया था, तो एक छोटा सा देश जो कि अरब देशों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी पूरे 7 के 7 अरब देशों के या 57 मुस्लिम देश जो है उनकी नाक में दम करा हुआ है। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, उन लोगों ने पढ़ाई को चुना, इसीलिए वो लोग आज इतना सक्सेसफुल हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना के अंदर इजराइल हो, साउथ कोरिया हो या रशिया हो या जापान हो, ये ऐसे देश हैं जो कि वहाँ के जो युवा हैं उनको अपने देश के लिए सेना में भर्ती होना, सेना में नौकरी करना 18 महीने से 24 महीने तक करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये चीज़। और जब उसके बाद एक सर्वे किया गया सिपरी के द्वारा, तो उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें ऐसा कहा गया कि जो ये देश जो मैंने आपको बताए हैं, साउथ कोरिया, रशिया, जापान, तो इनके यहाँ के जो युवा हैं उनकी जो एज है वो 26 साल है एक सेना में जो भर्ती होता है। लेकिन वहीं हमारे यहाँ जो है वो बहुत लेट एज है, वो है लगभग 32 साल का। तो हमारी भारतीय सेना ने इसके ऊपर काफ़ी पहले प्रयास किए कि मतलब इस एज को कम किया जाए। अब इस एज को कम क्यों करना चाहती है सेना? इसके पीछे का रीज़न बनता है कि हर साल भारत के अंदर 17,500 भारतीय सेना के अंदर जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग वो लोग पहले ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए पहले ही अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जो भारतीय सेना है वो इतने टफ टेरेन में रहती है, चाहे वो हिमालय का हो, चाहे वो उधर ITBP का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं बहुत ज़्यादा बरसात और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड। तो ऐसे में एज के अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए भारतीय सेना ये चाहती है कि सेना के अंदर जो भर्ती हो वो युवा हो और उनकी एज कम होनी चाहिए, ताकि देश को अच्छे मजबूत हाथों में देना है उन्हें आगे आने वाले टाइम में। अब कोई चीज़ एक्सपीरियंस के बाद लगभग 30-32 साल के बाद मिलेगी तो उसमें हेल्थ के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इसको 17.5 से 21 साल तक का रखा, लेकिन कोविड को देखते हुए उन्होंने 2 साल का रिलैक्सेशन देते हुए फर्स्ट ईयर के लिए 23 साल उसकी उम्र कर दी है। दूसरा इसमें ये आता है कि जो सैनिक पहले साल में भर्ती होने के बाद जब उनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें से 25% सैनिक ऐसे होंगे जो कि परमानेंट कमीशन मिलेगा, जिनको परमानेंट हो जाएंगे। तो जो युवा इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमें परमानेंट वो चाहिए, 100% करो इस 25% को, तो आप इतनी मेहनत करो कि आप 100% से 25% में आ जाओ। और यही नहीं, उसके बाद तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा तो ये भी कहा गया है कि जो फिजिकल एजुकेशंस के जो टीचर हैं, जितने भी ऐसे स्कूल हैं जो सेंट्रल चलाती है, उसमें फिजिकल एजुकेशन के तौर पर एक अग्निवीर को रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की PSUs है या नेशनल थर्मल पावर प्लांट हैं या फिर उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री, उसमें रिजर्वेशन के 10% कोटा की बात की गई है, या फिर गृह मंत्रालय के अंदर जितनी भी हमारी 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, CISF, CRPS, BSF, ITBP, असम राइफल्स, इसके अंदर भी 10% रिजर्वेशन की बात की गई है।
तो मतलब आप ये देखिए कि जब 17.5 साल की उम्र में आप भर्ती होते हैं, उसके बाद जब 21 साल आपकी एज हो जाएगी, 4 साल का पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 11.5 लाख रुपए होंगे। उसमें चाहे आप बिज़नेस करना चाहें या फिर आप कहीं उसको इन्वेस्ट करना चाहें। और इन केस अगर कोई युवा शहीद हो जाता है सरहद पर इन 4 सालों में, तो उसकी फैमिली को एज अ कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस बार का जो डिफेंस बजट आया था वो था लगभग 5.2 लाख करोड़ के आसपास का, जिसमें कि लगभग 1.2 लाख करोड़ तो इसमें हमारा सिर्फ पेंशन देने में निकल जाता है, बाकी अलाउंसेस में, गाड़ियों में और जो बाकी खर्चे हैं उनमें चला जाता है। कितना कम बचता है कि आप चाहते हो कि सेना तरक्की करे और आप कुछ उसमें बदलाव भी नहीं चाहते हो। तो अब यहाँ पर जो सेना के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि भारत के अंदर कितना भी विरोध हो, लेकिन जो अग्निपथ स्कीम है उसको रोल ओवर नहीं किया जाएगा। यानी कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेगी सरकार, क्योंकि इस पर बहुत पहले से काम चल रहा था और सेना में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। जो गवर्नमेंट की संपत्ति का लोग नुकसान कर रहे हैं उनकी जांच बैठेगी। अगर वो कल को अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने आते हैं और उनका नाम किसी एफआईआर में या किसी और केस में दर्ज होता है, तो वो कभी भी भारत में फौज में भर्ती नहीं हो सकते हैं। और कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल भी उठाया गया था कि अगर मान लो 4 साल की पूरी सेना की ट्रेनिंग किसी ने ले ली तो हो सकता है वो आतंकवादी बन जाए, और उसे तो बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। अभी पता नहीं कौन पागल के बच्चे हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब एक बार जो सेना की ट्रेनिंग लेता है या फिर जो जिसके लिए देश प्रेम की भावना जाग जाती है, वो इंसान कभी इस चीज़ के काम तो खैर नहीं करेगा। बट हाँ, कोई मतलब अगर हज़ारों लाखों में से कोई 1-2 ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि जब भी आप कभी रोड पे जाते हो गाड़ी लेके, तो ऐसा तो नहीं है कि आप डेली जा रहे हो तो डेली सही सलामती रहोगे, या फिर सब मतलब जो लोग चल रहे हैं उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, वो गिरते नहीं है। तो संभावना हर चीज़ की होती है। तो जैसे हम मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो हमें हो सकता है मिसाइल उल्टा आके भारत पे लग जाए अपनी मिसाइल टेस्ट करते हुए, जैसे हमने पाकिस्तान चली गई थी हमारी, तो वो तो खैर मतलब छोड़ो से जानबूझ के भेजी थी। तो ये बात तो हुई कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या सेना की तरफ से रखी गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कहाँ पे गलती रह गई। तो पहले क्या होता था कि जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भारत के अंदर ना विरोध करने वाले काफ़ी लोग थे, और बिल और एक्ट जब पास होता था ना, तो उस वक्त उस चीज़ का इतना विरोध होता था कि टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आम जनता को ये पता लग जाता था कि आखिरकार इस बिल में क्या है, या इस एक्ट में क्या है, या फिर इस स्कीम में होने क्या वाला है, किसके तहत पैसा मिलेगा, या ये सब चीज़ें। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 यानी कि ऑर्डिनेंस पावर, उसमें एक चीज़ है कि मतलब अगर लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं है ना, तो भी आप प्रेसिडेंट की स्टैंप या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगवा के उस बिल या एक्ट को पास करा सकते हो। और जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में आएंगी, जब लोग आएंगे उसमें एमपी एमएलए, तब उनके सामने ये पेश कर दो कि हमने ये वाला बिल और एक्ट पास किया है। अब एक बार जब प्रेसिडेंट की मोहर लगी तो फिर तो भाई किसी की क्या ही हिम्मत है कि उसका विरोध करो, और अगर उसका विरोध करते भी हो तो तब तो इतना कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ पास हो चुकी है। अब चाहे किसान बिल हो, चाहे वो ओबीसी वाला हो, तो इन सब में यही चीज़ हुआ था। क्योंकि उससे पता है सरकार ये काम क्यों करती है आजकल की, क्योंकि इससे ना विरोध से बच जाती है सरकार, कि कोई बिल ले गया उससे पहले उसका विरोध हो जाता है। तो सरकार क्या करती है कि सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तभी बिल लाया ऑर्डिनेंस पावर के तहत, और प्रेसिडेंट ने ठप्पा लगाया और वो बिल पास हो गया। और आज की डेट में सिचुएशन तो ये है कि भारत बंद के नारे लगने लगे हैं, कि भारत के लगभग 13 राज्यों के अंदर इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला जो स्टेट है वो है इसमें बिहार। ये मुद्दा भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुँच चुका है। अब आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि इस चीज़ को कैसे सरकार या फिर जो युवा के बीच की जो ये लड़ाई है, इसको कैसे सॉल्व करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की या फिर सरकार की संपत्ति को इस तरीके से ख़राब कर रहा है, या उसका नुकसान कर रहा है, या आग लगा रहा है, तो कल को वो सरहद पे जाके भी अगर उसको किसी चीज़ का विरोध करना होगा तो कल को अपने देश के खिलाफ भी हो सकता है। तो हो सकता है एक सिपोई म्यूटिनी भी हो जाए, क्योंकि जो देश की संपत्ति को नुकसान कर सकता है वो क्या ही देश की सेवा करेगा। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए